हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 11वीं क्लास है और इसी आपका 11वीं क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका बात कर रहे थे ग्रामीण विकास की। तो सबसे पहले हम देख चुके थे ग्रामीण विकास का अभिप्राय क्या है। ये हमने पढ़ लिया था कि आप किसको ग्रामीण विकास कहते हैं, किसको आप ग्रामीण विकास मानते हैं। उसके बाद ग्रामीण विकास का मुख्य तत्व क्या है, ये हमने देख लिया था। तत्व के बाद हमने देखा कि किस तरीके से तत्व में कौन कौन सी चीजें एड ऑन की जाती हैं, इनको देखा। भारत में जो है ग्रामीण साख स्रोत क्या थे, कहाँ कहाँ से हम ऋण ले सकते थे। तो ऋण का पता लगा, आपका संस्थागत और गैर संस्थागत संसाधनों के माध्यम से ऋण प्राप्त करते थे। सहकारी समिति, भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड बैंक, स्वयं सहायता समूह। क्लियर है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कृषि विपणन। विपणन का मतलब होता है मार्केट। क्या सुविधा थी, विपणन के दोष क्या थे, उन विपणन के दोषों को हमने पहचाना। किस प्रकार वित्तीय संसाधनों का अभाव, फसल विविधीकरण थी, ये हमने देखा। विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रयास हमने किया और उन सब रूपों को हमने एक एक करके देख लिया और यहाँ तक करके हम लोग आपका देख चुके थे। अब है ग्रामीण जनसंख्या को गैर कृषि कार्य में रोजगार कहाँ से मिले, कौन कौन से वो सेक्टर ऐसे हो सकते हैं जहां से उनको ग्रामीण रोजगार आपका मिले। क्लियर है, ये हमको देखना है। देख लिया, यहां तक बात करें ठीक। अब इससे जो है आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करें। अब है आपका मेनली फसल फसल विभेदीकरण। अब देखिए, फसल विभेदीकरण को मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि बेटा फसल विभेदीकरण क्या है तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे फसल विभेदीकरण को। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब हम आपका कृषि करते हैं तो कृषि के साथ एक पैटर्न को फॉलो ना करके हम दूसरे पैटर्न्स को भी आपका फॉलो करते हैं। क्लियर हो गया। जैसे कल सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण जनसंख्या के लिए आपका रोजगार के सेक्टर कौन कौन से हैं, तो फसल विविधीकरण भी एक उनमें पार्ट हो सकता है। चलिए, कौन कौन से फैक्टर थे एक बार जल्दी से आपका 30 सेकंड के अंदर फटाफट रिवीजन करें ताकि हम लोग आगे बढ़ सके इसमें और इसको आपका देख सके। देखिए, जो हमारी कृषि है, आप जानते हैं कि हमारी कृषि पर बढ़ते श्रम, श्रम का मतलब तो लेबर, श्रम, दबाव के कारण हम अन्य क्षेत्रों में रोजगार रोजगार खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है, कर रहे हैं, जिससे जनसंख्या को रोजगार प्राप्त हो सके। क्या मिल सके, आपका जितनी भी हमारी जनसंख्या है उसको रोजगार मिल सके, उसी की तरफ एक बढ़ता हुआ हमारा जो है अपना एक आपका कदम है। ठीक, ये आपको हमको ध्यान देना। ठीक है ना। अब चलिए, इसी में थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चीजें और किस तरह होंगी। जैसे फसलों के उत्पादन में
विविधीकरण विविधीकरण का लाभ क्या होगा? जो हम ऐसे अपनी फसल उगाएंगे उससे हमारे क्या उत्पादन पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई हमको आपका प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, ये हमको देखना है। चलिए नेक्स्ट पेज में बढ़ने से पहले आपको 30 सेकंड देता हूं, आप जल्दी से इसको कॉपी कर लें ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। चलिए देखिए होता क्या है, अगर आप सबसे पहला पॉइंट बनाकर लिखिए या इस तरीके से लिखिए तो सबसे क्या होता है कि एक फसल के साथ दूसरी फसल की बुआई करने से बहुफसल बहुफसल को बढ़ावा मिलता है तथा इससे उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप सकारात्मक की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि उत्पादन बढ़ता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आपका सकारात्मक भी लिखते हैं तब भी कोई समस्या की बात है नहीं। ठीक है, उत्पादन बढ़ता है, सकारात्मक होता है। ठीक है, अच्छा, मानसून के दौरान फसलों को मानसून पर अधिक निर्भर नहीं रहना पड़ता है, यानी कि ज्यादा डिपेंडेबल नहीं होती हैं ये जितनी भी हमारी मिक्स करके जो हम क्रॉप्स करते हैं, विविधीकरण लगा के जो फसल लगाते हैं, वो आपका मानसून पर कब निर्भर करती है। ये भी हो सकता है। दूसरा देखिए, व्यापारिक फसलों को बढ़ावा मिलता है। जो भी हमारी कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनको बढ़ावा मिलता है। साथ में जो भी हमारे किसान हैं, किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है। क्या मिलता है? आर्थिक लाभ मिलता है। चलिए आप इसको कॉपी करें, कर लीजिए, फिर हमको आगे बढ़ना है और इसमें भी एक दो पॉइंट और हैं जो मैं आपको लिखा दूंगा। देखिए, जब हम लोग कृषि पर ज्यादा आपका डिपेंडेबल हो जाते हैं तो हमारी भारता बढ़ने लगती है किसी चीज पर, तो हम दूसरे सेक्टरों की खोज करनी पड़ती है या हमें उसकी ओर मूव करना पड़ता है। तो ये वही समय है जब हमको एग्रीकल्चर के साथ नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। और आप देखते हैं कि आजकल ऐसे क्षेत्र में रोजगार के बहुत सारा जो विकल्प हैं हमारे पास निकल कर सामने आ रहे हैं। आप डेयरी फार्मिंग को देख सकते हो, आप बागवानी को देख सकते हो, आप फिशरीज को देख सकते हो, आप जितने भी ये आप कल्चर हो रहे हैं, चाहे आपका सेरिकल्चर हो, क्लियर हो, और आपका रेशम कल्चर हो, ये सब क्या है, ऑप्शनल है हमको, जो हमारी मनी को आपको जनरेट करने के लिए, आर्थिक में हमारी हेल्प करने के लिए। तो ये सारे सेक्टर हैं आपका नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में है और बहुत अच्छा रोजगार दे रहे हैं। क्लियर है, ये हमको देखना है। बढ़ जाए आगे, हो गया हो सभी बच्चों का? तो चलिए
लास्ट 10 सेकेंड है, आप जल्दी कॉपी करें। चलिए, शाबाश, आगे बढ़ जाते हैं। और आप आगे देख सकते हैं, आप जल्दी कॉपी करिए, इतना मैं एक लाइन लिख देता हूं। हो गया बच्चों? उत्पादन गतिविधियां या ऑब्लिक रोजगार गतिविधियां, ठीक है। इसमें जनसंख्या, श्रम, कृषि पर निर्भरता को कम करके गैर कृषि कार्यों में रोजगार के अवसरों को खोज रही है, जैसे पशुपालन, इसको यहां कर दीजिए, मछली पालन, बागवानी, आदि क्षेत्रों में अपना रोजगार का नया अवसर प्राप्त किया है, नया अवसर प्राप्त किया है, ठीक। चलिए बेटा, जिन्होंने नहीं किया है आप कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद हम आज के टॉपिक में देखेंगे ऑर्गेनिक कृषि, जैविक खेती, और उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अच्छे से पूरा हमने इसको पढ़ लिया, शॉर्ट नोट का लिए ऑप्शन देख लिए, और बढ़िया से उसके नोट रूप में लिख लिया, चाहे इसको लॉन्ग क्वेश्चन में आए, थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ शब्दों को आपका प्रभाव देंगे, शॉर्ट में आए तो इस तरीके से हम करके लिख देंगे, क्लियर है। चाहे हमको ऑप्शनल पूछ ले, शॉर्ट पूछ ले, या लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले, हम सबको कवर ऑफ करके ले जाएंगे। बस कंफ्यूजिंग नहीं होना, जो आपने पढ़ा है बस उसी को बस आप बार बार रिविजन करते रहिए, इतनी कोशिश आप कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा या आपको नहीं आता, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, उसको कंटिन्यू अपनी बरकरार रखिए, बस अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, और लगातार रिवीजन करते रहिए हर सब्जेक्ट का, कोई प्रॉब्लम आपको कहीं भी आने वाली है नहीं। करिए, शाबाश। हो गया बच्चों? आगे बढ़ जाए बेटा। कितने बच्चों ने कॉपी करा, हाथ खड़ा करें आप सभी। जिन बच्चों का कॉपी हो गया है वो स्कूल से बच्चे हाथ खड़ा करें। चलिए, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो आप कहें तो आगे स्विच कर लें हम लोग। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं जो हमने लिखा हुआ है, ये और दो चार पॉइंट लाइनें हैं, आप इनको लिख लीजिए, और उसके बाद हम शुरू करेंगे। हमारा इसमें बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत बढ़िया देखा जाता है।
जैविक कृषि बड़ा डिमांड और बड़े अखबारों में, न्यूज़पेपर में रहने वाली कृषि है। ऑर्गेनिक कृषि, जैविक कृषि, ये हमें बड़ी फेमस मिलती है। और बार बार जब भी हमारी बीमारियों की बारंदा बढ़ती है तो एक ही खाने पीने की बात को लेकर हमारे सामने, चाहे डॉक्टर हो, हमारे वैज्ञानिक हो, हमारे पर्यावरणविद हो, या फिर जो लोग एनालिसिस करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि भैया हमारा जो डाइट चेन का पार्ट है वो आपका बिगड़ गया है, हमारा जो भोजन है वो क्या हो गया, आपका इनबैलेंस हो गया है। और कारण क्या है हमारे भोजन का, आपके इनबैलेंस होने का? तो सबसे बड़ा कारण बताया है कि जो हम लोग अपना खाना ले रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड्स का और जो हमारे उर्वरक हैं उनका बहुत ज्यादा प्रयोग होना, जिसकी वजह से पेस्टिसाइड्स का, यूरिया इत्यादि का जो आपका कंटेंट है वो हमारी फसल के अंदर पहुंच जाता है। और फसल से जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है, चाहे गेहूं है, चावल है, मंडवा है, राई है, बाजरा है, मक्का है, दाल्स हैं, जो भी हमारे पल्सेस वगैरह हैं, इन सब चीजों से क्या होता है, ये सारी चीजें, उनके कंटेंट उनके अंदर जाते हैं और उनको हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, अज्यूम करते हैं उपभोक्ता के रूप में। फिर वो सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर आती हैं और बॉडी के अंदर आने के बाद हमारे जो जो हमारा आपका सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, या हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसको इफेक्ट करती हैं। हमारी जो आपका जो प्रतिरोधक आपकी क्षमता है उसको आपका कम करती हैं। और धीरे धीरे हमारा शरीर किसी न किसी रोग से लड़ने के लिए असक्षम हो जाता है और धीरे धीरे कोई बीमारी हमको घर बढ़ा लेती है। जैसे आज की तारीख में आप देखिए नई नई बीमारी सामने निकल कर आ रही है। कोविड निकल कर आया, इन्फ्लुएंजा वायरस आया, मंकी वायरस आया, ऐसे न जाने कितने वायरस, निपा वायरस आपके जैसे हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। कैंसर बड़ी मात्रा में फैल रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आपका डायबिटीज। भारत में आज से 15 साल पहले डायबिटीज बहुत कम लोगों की थी, 20 साल पहले और भी कम थी, 30 साल पहले बहुत कम थी। क्यों? हमारे यहाँ जितना भी खाद होता था वो हम लोग हरी खाद का प्रयोग करते थे, ऑर्गेनिक, जैसे गाय का गोबर, भैंस का गोबर, बचा हुआ वेस्ट, पेड़ पत्तों के जो आपके फसूल से गलने के बाद जो हमको राख या फिर जो उनका वेस्ट बचा था, उसी को हम लोग अपने खेतों में प्रयोग करते थे और उससे हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति बनी रहती थी। और साथ ही में क्या होता था, हमारा जो उत्पादन है वो बहुत अच्छी मात्रा में आपका होता था। इन इन सभी के उत्पादन की वजह से क्या होता, यह सारे चीजें क्या करती थी, हमको प्रभावित करती थी और हम इनको आपका देख सकते हैं और आपका महसूस कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से इस ऑर्गेनिक कृषि से पहले जो था हमारे यहाँ क्या स्थिति थी, और बाद में जब हमने हरित क्रांति के बाद आपका रासायनिक खादों और बीजों का प्रयोग किया तब से क्या स्थिति बदल गई। चलिए, ऑर्गेनिक कृषि पर आगे बढ़ते समय उससे पहले पीछे जितना आपने पढ़ा है, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है मेरे प्यारे बच्चों की, आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो, फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए, आप कहते हैं तो नए पेज से ही शुरू करते हैं। चलिए, अब मैं आपसे पूछूं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, जैविक कृषि क्या है? कौन बच्चा बताएगा किसी भी स्कूल से, जैविक कृषि क्या है? चलिए ध्यान दीजिए, जैविक कृषि कृषि का वह पद्धति है जिसमें जैविक खाद का प्रयोग, जैविक खाद मतलब क्या होता है, पशु का गोबर या पेड़ों के पत्तों से सड़कर
सड़कर गलकर जो खाद प्राप्त होती है। ठीक, तो जिसका प्रयोग जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है तथा रासायनिक खाद व कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। वह जैविक कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैविक कृषि जो है कहा जाता है। इस जैविक कृषि से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं नहीं पहुंचता है। जो मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण दोनों के लिए अच्छी मानी जाती है। तो ये है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। लिख लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़े। कॉपी कर, चलिए अगला पेज कॉपी करते हैं हम लोग। ये वाला पेज कॉपी। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग, विपणन, साख, स्वयं सहायता समूह, डबकलब, ग्रामीण विकास को डेवलप करने के पैटर्न, तरीके, कमी, दोष, लाभ, सरकार के उठाए गए कदम, अन्य इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमने चर्चा की, उनको पढ़ा, उनको नोट रूप में लिखा, अच्छे से हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट किया। मेरी जितनी जिम्मेदारी थी मैंने अच्छे से कंप्लीट की। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको प्रॉपर रिवीजन करिए। ठीक है, ये जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ता हूँ, बीच में हम लोग उसको रिवीजन भी करेंगे। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।